नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। जीएसटी के आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर हरियाणा न्यूज की मेगा कवरेज में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे तक हम जीएसटी के बारे में बड़ी अहम चर्चा करने वाले हैं, जो आपके लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि जीएसटी के 5 साल पूरे होने पर इससे कहां कहां लाभ हुआ, किन किन मोर्चों पर परेशानियां आई और अभी भी सिस्टम में जो जटिलताएं बची हुई है उन्हें लगातार किस तरह से काम करने की वहां पर आवश्यकता है। आम आदमी से लेकर उद्योगपतियों की क्या कुछ राय है और इस जीएसटी के 5 साल किस तरह से गुजरे जीएसटी के साथ, तमाम पहलुओं पर हर वर्ग के लिए हम बात करेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट जरा पहले देखिए आप। वन मार्केट वन टैक्स। जीएसटी की शुरुआत के पीछे ये एक बड़ा मकसद था। जीएसटी को ठीक 5 साल पहले यानी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इससे सरकार को कई मोर्चों पर फायदे हुए हैं, तो कई चीजों के मामले में नुकसान भी हुआ है। आइए जीएसटी के 5 साल पूरे होने के मौके पर जानते हैं कि इससे कहां हुआ लाभ और किन मोर्चों पर हुआ नुकसान, और अभी भी सिस्टम में क्या जटिलताएं बची हुई है। सबसे पहले बात जीएसटी के फायदों की कर लेते हैं। वैट, एक्साइज जैसे 17 टैक्स खत्म किए गए थे। केंद्र और राज्यों को राजस्व के मोर्चे पर लाभ मिला। रेवेन्यू लीकेज को रोकने में सफल। 5 साल में टैक्स बेस में 2 गुना बढ़ोतरी। 66 लाख से बढ़कर 1.3 करोड़ हुआ टैक्स बेस। कारोबारी प्रक्रियाएं हुई आसान। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स से महत्वपूर्ण। अनुपालन का बोझ कम हुआ। क्षेत्रीय असंतुलन दूर हुआ। अंतरराज्यीय अवरोध भी खत्म हुए। पारदर्शिता और कुल राजस्व संग्रह में तेजी से वृद्धि हुई। आइए अब जान लेते हैं कि जीएसटी से क्या कुछ शिकायतें हैं। फंड के बंटवारे को लेकर कई राज्य नाराज। राज्यों को समय पर पैसा देने की चुनौती। राज्य कर रहे जीएसटी कंपनसेशन बढ़ाने की मांग। कई सारे टैक्स स्लैब। कई वस्तुओं पर कंपनसेशन सेस। टैक्स पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियां। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में नहीं लाना। शराब, बिजली को जीएसटी से मुक्त रखना। इस पे मुकदमेबाजी को कम से कम करना होगा। राज्यों में परस्पर विरोधी एएआर निर्णयों के समाधान करना होगा। जीएसटी के आलोचकों की भी लंबी फेहरिस्त है। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यवस्था खामियों से मुक्त नहीं हो सकती है। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे मुद्दे से ही जुड़ी एक अपडेट है, सबसे पहले रुक कर लेते हैं उस अपडेट का। तो जीएसटी के 5 साल पूरे हुए हैं। 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स इस देश ने देखा। भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी टैक्स लागू हुआ था। अपने 5 साल के सफर में जीएसटी ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं और केंद्र सरकार अब जीएसटी के फायदे गिनवा रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम होने जा रहा है। जीएसटी सेलिब्रेशन कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद मौजूद रहेंगी, शामिल रहेंगी और वही कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगी। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। टैक्स कलेक्शन घटाने की तमाम शंकाओं को दूर करते हुए जीएसटी ने सरकारी खजानों को खूब भरने का काम किया है। जीएसटी लागू होने से टैक्स चोरी पर काफी लगाम लगा है। बीते 18 महीनों में ही 50,000 करोड़ रुपए का जीएसटी फ्रॉड पकड़ा गया है। रोजमर्रा की उपयोग की चीजें जो है, सरकार ने कहा था कि सस्ती होंगी। जीएसटी लागू होने के बाद रोजमर्रा के इस्तेमाल की तकरीबन 117 वस्तुएं ऐसी हैं जो बताई जा रही हैं जिनके दामों में कटौती हुई है। तो वहीं मई 2022 का राजस्व एक बार फिर से 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। इस बार
अप्रैल 2022 के राजस्व से हालांकि ये कम है, लेकिन कोई हतोत्साहित होने का कारण इसमें नहीं है। महंगा क्या क्या हुआ है और सस्ता क्या हुआ है, एक नजर इस पर डालिए। विदाउट ब्रांड्स जो पैकेट बंद हैं वो महंगे हुए हैं। गैर ब्रांड वाली पैकेट बंद लस्सी जो है, टेट्रा पैक जिसे बोल सकते हैं, वो महंगी हुई है। छाछ, खाद्य पदार्थ और अनाज ये भी महंगे हो रहे हैं। इसके अलावा स्याही, चाकू, पेपर नाइफ, इनके भी दामों में बढ़ोतरी की गई है। कारण है कि टैक्स स्लैब को चेंज किया गया है। फिर पेंसिल शार्पनर्स और एलईडी लैंप्स जैसी चीजें जो हैं उनके भी दामों में थोड़ी बढ़ोतरी इस बार हुई है। कृषि के पंप, दूध निकालने की मशीन ये भी महंगी हुई है, इनका भी टैक्स स्लैब बदला गया है। इसके अलावा अनाज और अंडे की सफाई करने वाली जो मशीनें हैं उनकी भी टैक्स स्लैब्स में चेंज किया गया है। सोलर वाटर हीटर वो भी काफी महंगा हुआ और प्रसंस्कृत चमड़े जो हैं, लेदर प्रोडक्ट्स, वो भी महंगे हुए बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल की वस्तुएं हैं, उनके भी दाम बढ़े हैं। ये दाम हम आपको बता रहे हैं जो जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद चीजें निकल कर आई हैं। 18 जुलाई से ये दरें भी लागू हो जाएंगी देश के अंदर। और एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है जो कि हर बारीक विषय के ऊपर अपने अपने क्षेत्र की में महारत जो हासिल किए हुए हैं वो राय रखेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा, 5 साल पहले जो लक्ष्य रखे गए थे जीएसटी को लेकर, कहां तक उन लक्ष्यों की पूर्ति आज की तारीख में हो पाई है जब जीएसटी अपना 5वां जन्मदिन आज मना रहा है? सत्यव्रत जी। देखिए केशव जी, सबसे पहले तो इस देश के अंदर एक माहौल होता था कि यदि टैक्स वाले आ गए तो इतनी क्या हो जाएगा, और टैक्स मुझे किसी भी कीमत पर नहीं देना, ये मेरी मानसिकता रहती थी। यानी समाज के अंदर एक ऐसा वातावरण था कि टैक्स देना और टैक्स के बीच में आ जाना, एक बार आ गए तो फिर तुम जा ही नहीं सकोगे, ऐसा भयभीत का वातावरण था। और उस भयभीत वातावरण को हमारे अपोजिशन नेता कांग्रेस के राजकुमार ने इसका नाम दिया था गब्बर टैक्स। लेकिन 5 साल के बाद आज देश का कोई व्यापारी, कोई व्यक्ति इतनी बड़ी योजना को लागू करने के बाद भी वो भय का वातावरण, वो एक डर का वातावरण, असमंजस की स्थिति से नहीं है। यानी सब लोग सहज महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ एजुकेट करने की प्रक्रिया अभी चल रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये चीजें शुरू हुई है, तो बहुत बड़ी जनसंख्या इसके अंदर ऐसी है जिनको अभी एजुकेट करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके अपने जो लक्ष्य थे कि एक देश एक टैक्स हो, रजिस्ट्रेशन किसी भी समय किया जा सकता हो, किसी भी समय मैं टैक्स से वापिस आ सकता हूं, ये जो एक आम व्यक्ति की धारणा को राष्ट्र निर्माण में टैक्स देकर या अपना काम नहीं कर रहा तो मैं वहां से वापिस आ जाऊं, ये सुविधा कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज जिस प्रकार से ये वातावरण बना है और एक सामाजिक ताना बाना कि हाँ अब हम सब ठीक है, और ये कोई, मैं कह रहा हूं कि केवल केंद्र सरकार की तो एक योजना थी, लेकिन केंद्र सरकार की एक तरफा योजना है, उसकी एक तरफा बातें चलती हैं, वो एक ऑर्डर पास करते लग जाता है, वो कम से कम जीएसटी के प्रावधानों में नहीं है। क्योंकि जीएसटी काउंसिल के अंदर सभी स्टेट्स की भूमिका होती है और वहां सर्वसम्मति से जो निर्णय होते हैं उनके ऊपर लागू होते हैं। ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने कर रखी है। इसलिए सब देश के जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं वो कहीं भी किसी प्रकार की उलझन में नहीं है, कोई व्यवहारिकता उनके अंदर कहीं दिखाई नहीं देती कि ये कुछ गलत हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक नई व्यवस्था परिवर्तन की जो शुरुआत देश ने की थी, आज देश उस व्यवस्था में ढलने के लिए तैयार है। बशर्ते कि मैं खुले मन से कह रहा हूं कि कानून में, व्यवस्थाओं में समय समय पर एजुकेट करने की और परिवर्तन करने की संभावनाएं सदा बनी रहती है और बनती भी है और उनको ठीक किया भी जाता है। इसलिए 5 साल के कार्यकाल के बीच जीएसटी जिस अवस्था से निकल कर आया था, आज वो पहले से बेहतर व्यवस्था में, चाहे वो
कारोबारियों के बारे में हो, चाहे फिर प्रैक्टिशनर्स की बात हो, और चाहे आम उपभोक्ता को राहत देने की बात हो। ठीक है। सब प्रकार से परफेक्शन नहीं तो निराशा कहीं नहीं है। ठीक है। उलझन कहीं नहीं है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है शास्त्री जी, मैं राकेश गर्ग जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा और मेहमानों से भी परिचय करा दूं। सीए अभिषेक झा साहब हमारे साथ हैं, एज एन टैक्स एक्सपर्ट, वो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और पंकज वर्मा जी हैं, एमएसएमई प्रेसिडेंट हैं गुरुग्राम के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है। और आकाश जिंदल जी, अर्थशास्त्री, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश जी, आपसे लेता हूं मैं कमेंट शास्त्री जी के बाद। मेरी प्रतिक्रिया पहले ले ली, मुझे नेशनल चैनल पे ज्वाइन करना है। चलिए आकाश जी, आपके पास आ जाते हैं, पहले बताइए कैसे देखते हैं। देखिए, जीएसटी के अंदर जो चेंज है, मेरे हिसाब से आज के वक्त की जो रिक्वायरमेंट थी, कहीं ना कहीं जीएसटी कुछ अनाउंस रह गई थी जो पूरी होनी थी। उसके बाद अगर डेफिसिट देखे जाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट हाई डेफिसिट का शिकार है, सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में भी हाई डेफिसिट चल रहा है। दर्शकों को डेफिसिट का मतलब बता दूं, सरकार की कमाई और खर्चे के बीच का गैप। तो उसको देखते हुए जरूरी था कि जीएसटी जहां नहीं लग रहा कई चीजों पे, उन पे जीएसटी लगाया जाए, या जीएसटी का रेट जहां कम है उसको ठीक किया जाए। तो आई थिंक ये वो चीजें थी जो रिक्वायर्ड थी और की गई है। दूसरी बात, जो डिमांड शुरू से थी पेट्रोल और डीजल को कि जीएसटी में लाया जाए, ये डिमांड मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशइंदल.in की पिछले 4 सालों से तमाम नेशनल चैनल्स पे मैं रखता आया हूं। लेकिन इसको लेके सितंबर 2021 में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट थी, स्टेट गवर्नमेंट की वोट थी। वहां पे जो है वोटिंग के बाद डिसाइड हुआ था कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में नहीं आएगा। हालांकि आम आदमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आए, क्योंकि 28% टैक्स है, मैक्सिमम स्लैब है जीएसटी का। अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आ जाता है तो इन्फ्लेशन में काफी कमी हो जाएगी और आम आदमी के लिए पेट्रोल। आकाश जी, एक बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि सफल रहा, क्या जीएसटी को कह सकते हैं? अगर आसान भाषा में पूछूं मैं आपसे तो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि जीएसटी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म था। और इसको मैं 75 to 80% सक्सेसफुल मानूंगा, 100% सक्सेसफुल नहीं मानूंगा। 20% कमी कहां है, जल्दी से ये भी बता दीजिए साथ साथ। हाँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशइंदल.in का मानना है कि अभी भी कुछ प्रोसीजर्स और कंप्लायंसेस में कमी है, जिसके कारण कुछ लोग अभी भी जीएसटी की चोरी कर लेते हैं, जीएसटी की पिलफेज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो लूपहोल्स हैं, वो जो चोरी के पॉइंट है, थेफ्ट जहां पे जीएसटी की हो जाती है, उसको प्लग करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आई थिंक, क्योंकि अभी 5 साल हुए हैं, तो सरकार भी या जीएसटी काउंसिल भी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चीजें सीख रही हैं, तो आई थिंक आगे चल के वो लूपहोल भी प्लग हो जाएंगे। ओवरऑल जीएसटी को मैं एक बहुत सक्सेसफुल बहुत अच्छा और बढ़िया एक्सपेरिमेंट मानूंगा। ठीक है जिंदल साहब, हमारे साथ युद्धवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, और किसानों के लेकर क्या कुछ जीएसटी में बदलाव जो हुए हैं, उनसे कितना फायदा नफा नुकसान हुआ, उसके बारे में बात रखेंगे। बहुत स्वागत है युद्धवीर जी आपका भी। मैं आपके पास आता हूं पंकज जी। एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र जिसे बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कह सकते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा परेशानियां थी क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज्ड सा सेक्टर जो है वो भी निचले स्तर पर, निचले पायदान पर खड़े लोगों से पाते हैं। कितना फायदा हुआ जीएसटी के आने से और कहां कहां अभी सुधार की उम्मीदें हैं? फिर मैं गर्ग साहब के पास आऊंगा। सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है जीएसटी आने से, वो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, करप्शन के ऊपर लगाम लगी है। व्यापारी को पहले, आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूंगा। जीएसटी से पहले क्या होता था, व्यापारी को कि एक जगह से दूसरी जगह माल लेके जाना है, उसको फॉर्म 38 चाहिए। एक शहर से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल भेजना है, फॉर्म सी चाहिए। अब इन फॉर्म्स को लेने के लिए डिपार्टमेंट के चक्कर काटते रहो, कंसल्टेंट को हायर करो, उनको पैसे दो, अफसरों को पैसे खिलाओ, अपना एम्प्लॉय भेजो, टाइम वेस्ट करो। तो इसमें ना बहुत ज्यादा पैसे उनके खर्च होते थे। और आप ये लगा लो, जैसे जीएसटी का अब ऑप्शन आ गया इसमें, ई वे बिल। अब व्यापारी अपने कंप्यूटर पे बैठे बैठे खुद जनरेट करता है, कहीं उसको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जीएसटी रिटर्न्स है, वो अपनी प्रॉपर कंप्यूटराइज सारा रिकॉर्ड हो गया है, तो उसको डिपार्टमेंट में जाके रिटर्न जाके सबमिट करके आने की जरूरत नहीं होती है, अपने कंप्यूटर पे करता है। सबसे बड़ा बात है
कि हर साल व्यापारी को सेल टैक्स ऑफिस में जाके एक वकील हायर करना पड़ता था कि असेसमेंट कराने के लिए, तो ऑफिसरों की हरासमेंट झेलनी पड़ती थी, 50 तरह की कमियां निकालते थे, उसके लिए फिर उनको पैसे दो। तो 95% जो करप्शन है ना वो जीएसटी के आने से खत्म हुआ है। व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। ठीक है, एक मैं चाहूंगा आप ये भी बात जरा बताएं कि जो अभी जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई है उसमें बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको 0% से उठाकर और अच्छी खासी स्लैब्स के अंदर रखा गया है। टैक्स स्लैब के अंदर होटल्स रूम्स हैं, उन्हें 0 से 12% किया गया है। नॉन आईसीयू वाले हॉस्पिटल रूम हैं, उन्हें भी 5% तक किया गया है। चेक्स के ऊपर भी 18% तक का जीएसटी लगाया गया है। और जो आप प्री पैक्ड, प्री लेबल, कर्ड, लस्सी, बटर, मिल्क, पापड़, मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कृषि के प्रोडक्ट्स हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी उठाकर 5% के टैक्स स्लैब में लाया गया है। निश्चित तौर पर अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार का यह कदम है, लेकिन आम आदमी कैसे प्रभावित होगा, जल्दी से अगर ये समझाएं तो। पंकज जी, देखिए जो भी आपने आइटमों के नाम लिए हैं, इसे एक आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता। ये जो मिडिल क्लास या अपर हायर मिडिल क्लास जो है ना, वो इस तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, पैकिंग वाले या इस तरह के जो आइटम्स है। बहुत नीचे वाले जो है उनके लिए इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ये थोड़ा सा समझने में फर्क है। पैकिंग, नॉन पैकिंग, लूज दही आज भी फ्री बिना जीएसटी के बिकेगा। पनीर जो गांव में घर में निकाल रहे हैं, एक छोटे स्तर पर निकाल रहे हैं, वो भी फ्री में बिकेगा जो लोअर लेवल पे है। जो एक किसी जैसे हरीश बेकरी हो गया या आपके श्याम हलवाई हो गए, इस तरह के जो ब्रांडेड है, यहाँ पे जो दही पनीर वगैरह बिकेगा उनके ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब ब्रांडेड है जो उन पे जीएसटी। हाँ, या फिर जो ब्रांडेड कंपनी उसको बेचने लग रही है। चलिए, चाहे वो लूज ही बेच रही है उसको। ठीक है, मैं राकेश गर्ग साहब के पास आता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश गर्ग साहब, गब्बर सिंह टैक्स कहा गया था इसे, शास्त्री जी भी जिक्र कर रहे थे। 5 साल पूरे होने पर गब्बर सिंह का रेवेन्यू तो काफी बढ़ गया है और गब्बर सिंह ने काफी पैसा कमा के दिया है देश को, सरकारों को। 5 साल के बाद विपक्ष कैसे देख रहा है इस रिफॉर्म को? केशव जी, आज जो ये बहस और जो चर्चा का विषय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर मैं राकेश गर्ग अगर आपको ईमानदारी से बताऊं तो कांग्रेस के प्रवक्ता होने के साथ साथ कहीं मेरे अंदर एक व्यापारी भी बैठा हुआ है, क्योंकि मैं खुद एक व्यापारी हूं। तो मेरे अंदर 2 दर्द है। एक तो व्यापारी का जो दर्द है पिछले 5 साल का, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। जो इस देश का और जनता का दर्द है, मैं उसके ऊपर पहले आ जाता हूं। आज से 5 साल पूर्व जब ये गब्बर सिंह टैक्स और ये आर्थिक सुधार के नाम पर जो जीएसटी इस देश के ऊपर थोपा गया था, मैं थोपा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी विवेचना पर मैं आ जाता हूं कि बड़े धूम धड़ाके के साथ और बड़ा आर्थिक सुधारों के ऊपर के भाई पूरे देश का कायाकल्प हो जाएगा, इस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा करके देश के अंदर जीएसटी का आगमन हुआ था। आप केशव जी एक बात देखिए, भाजपा सरकार की कार्य प्रणाली देखिए। अगर किसी गांव के अंदर एक छोटा सा कुआं भी ये सरकार बना दे तो इलेक्शन के अंदर जाकर ये कहते हैं कि क्योंकि हमने उस गांव के अंदर कुआं खुदवा दिया इसीलिए हमें वोट दे दीजिए। मैं धारा 370 की और अभी अयोध्या में राम मंदिर जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत छोटे छोटे इशू उसके ऊपर ये चुनाव के अंदर वोट मांगने चले जाते हैं। इनके 8 साल के कार्यकाल की जो सबसे बड़ी फेलियर है नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी। कोई भाजपा का शीर्ष स्तर से लेकर और ग्रामीण स्तर का नेता अगर किसी ने जीएसटी के मुद्दे पर आप जिला परिषद के चुनाव से लेकर और संसद के चुनाव तक अगर इन्होंने 1% भी वोट मांगी हो, तो जिस मुद्दे पर खुद भाजपा के लोग वोट मांगने से बच रहे हैं, प्रचार करने से बच रहे हैं, तो उसको ये कहे कि कामयाब है, तो ये तो भाजपा के गले के नीचे ही बात नहीं उतरेगी। मैं दूसरी बात पर आता हूं केशव जी। प्रचार ये किया गया था एक राष्ट्र, एक कर, एक पद्धति, एक प्रणाली। अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा राष्ट्र की बात जो है इसके ऊपर एक अलग से डिबेट कर लेंगे कभी शास्त्री जी के साथ। मैं आ जाता हूं एक कर, एक पद्धति और एक प्रणाली के ऊपर। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, जीएसटी अस्तित्व में आने के बाद भी जो कर की प्रणाली, जो कर की स्लैब्स है वो एक नहीं है। मैं अपने ही काम की बिजनेस की आपको बता देता हूं। मेरा दवाइयों का कारोबार है। दवाइयों के अंदर हम 5% के 5 प्रकार के टैक्स दे रहे हैं। एक 0%, एक 5%, 12%, 18% और 28%। एक व्यापारी जो अपने बिजनेस में 5% के टैक्स, 5 प्रकार के टैक्स दे रहा हो, तो पहले तो वही दावा गलत हो जाता है, एक राष्ट्र और एक कर। क्योंकि जीएसटी अस्तित्व में आ जाएगा तो वैट समाप्त हो जाएगा। इनसे पूछो वैट को समाप्त किया कहां?
अपनी सुविधा अनुसार जहां इनको वैट से रेवेन्यू लगता है, आम आदमी बेशक मरता रहे पिसता रहे, वहां इन्होंने वैट लगाया हुआ है। जहां जीएसटी से इनको रेवेन्यू मिलता है वहां जीएसटी लगाया हुआ है। हमारी भी सरकार है राज्यों के अंदर, हम भी ये सरकार को कहते रहे कि भाई जो ये पेट्रोल और डीजल है या जो लीकर्स है, इनको आप जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते, आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन नहीं, वैट भी समानांतर रूप से चल रहा है और जीएसटी भी समानांतर रूप से चल रहा है। तो ये दो, ना तो कर की प्रणाली, ना तो कर का जो सिस्टम है, जो स्लैब्स है वो एक है, ना ये पूरी तरह से जीएसटी लागू कर पाए हैं। और अब व्यापारियों का आप दर्द समझिए, क्यों हमारे मुझे बात पूरी करने दीजिए केशव जी, मुझे लगता है और 10 सेकंड की मेरी बात है। ठीक है, बोलिए। जो ये हम कह रहे हैं कि ये गब्बर सिंह टैक्स जो राहुल गांधी जी ने कहा था, ये गलत नहीं कहा था। आप अगर आज व्यापारी से बात करो तो जो छोटी छोटी चीजें थी, जो छोटी छोटी समस्याएं थी, उनका जो निवारण था वो जिला स्तर के ऊपर हो जाता था। आज इस प्रकार की पद्धति इन लोगों ने इस देश के ऊपर थोप दी है कि जिसका कि निराकरण करना करीब करीब असंभव है। मैं एक लाइन की बात आपको और बता देता हूं, आंकड़ों की बात बता देता हूं। जो ये चेंज करने की प्रणाली है, सुधार करने की प्रणाली है, करीब करीब मैं आपको बता दूं 1100 सुधार कर चुके हैं जीएसटी के अंदर। और हमारी व्यापारियों की तरफ से जो सुधार की मांगे हैं उनको ये भूल जाते हैं और अपनी मर्जी से, जिससे सरकार का रेवेन्यू, और रेवेन्यू की अंतिम पंक्ति और केशव जी अब सुन लीजिए, जो ये रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आज से 5 साल पूर्व जो इस देश के अंदर महंगाई की दर थी या जो चीजों के रेट थे, आप काउंट करो, जो चीजें 50 रुपए की थी वो 500 रुपए से प्लस जा चुकी है। तो जीएसटी अगर उसके अंदर से रेवेन्यू आ भी रहा है तो ये सरकार की प्रणाली जिम्मेदार नहीं है। सरकार जो तो महंगाई प्रदत्त है, ये महंगाई का रिजल्ट है। तो ये अपनी पीठ थपथपाने की अगर वजह होती तो ये चुनाव के अंदर मुद्दा बना चुकी होती। ठीक है, मैं जवाब दूंगा शास्त्री जी से, लेकिन मैं एक एक कर पहले सब गेस्ट के पास आ रहा हूं। युद्धवीर जी के पास में पहुंच रहा हूं। युद्धवीर जी, किसान के नजरिए से अगर देखें तो उसे ज्यादा जमा घटा गुणा भाग समझ में आती नहीं है। जीएसटी का कृषि प्रोडक्ट्स के ऊपर सरकार करिए कि फायदा हुआ है किसानों को, आप किस रूप में देखते हैं और क्या सुधार की और मांग करते हैं? देखिए, कहने और करने में अंतर होता है। और किसान की विडंबना ये है कि किसान 400 चीजें पैदा करता है और किसान 400 चीजों में से 23 चीजें उसकी एमएसपी के दायरे में आती हैं। और एमएसपी जब तय किया जाता है तो सरकार का जो कंसिडरेशन जो होता है वो मेजर ये होता है कि इन्फ्लेशन ना बढ़े। अब अच्छी बात है, इन्फ्लेशन को रोकना चाहिए, लेकिन केवल खेती का इन्फ्लेशन रोकने के लिए किसान की कीमतें ना देना एक ये बड़ा इशू है। ये आज का नहीं है मुद्दा है आज की बहस का। लेकिन जीएसटी कहाँ प्रभावित करती है? जो किसान की जरूरत की चीजें हैं उन पे 28%, 18% और 12% तक उनके जो इक्विपमेंट हैं उन पे टैक्सेस हैं। तो आप उसको नहीं देख रहे हैं कि उसकी इनपुट बढ़ेगी, आप उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इन्फ्लेशन की चिंता सताने लग जाती है। तो सरकार का ये दायित्व बनता कि जो चीजें किसान की जरूरत की जो चीजें हैं उसमें उसको मिनिमाइज किया जाए या उसको मुक्त किया जाए। लेकिन 28% तक टैक्स है, जीएसटी है, 18 है, 28 है, 12 है, 5 है, मतलब चारों दायरे उसमें आते हैं। लेकिन हमने बार बार सरकार को ये कहा है कि खेती में आप दौरा नहीं कर सकते। एक तरफ तो सरकार ये चिंता व्यक्त करती है कि अगर दाम बढ़े तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और आम आदमी को खाद्यान्न उसकी पहुंच से दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ आप किसान की लागत बढ़ा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें नहीं चलती। 62% आदमियों को खेती रोजगार देती है देश में, और खेती वो खेती नहीं है जो अमेरिका और यूरोप की खेती है जिसको देख के ये हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो स्कीम बनाते हैं। उनकी समझ में आज तक ये विज्ञान नहीं आया है कि अमेरिका में खेती किसान नहीं कंपनी करती है, हिंदुस्तान में खेती किसान करता। 65% से ज्यादा किसान एक हेक्टेयर में कवर हो जाता, और अगर टोटल किसानों को आगे लेके चलें तो 85% किसान जो है वो निकल जाता 2 हेक्टेयर जमीन से नीचे। और हमारे यहाँ जो छोटे किसान की परिभाषा जो की गई है 18 एकड़ के किसान की, उसमें देखें तो हमारा 99.4% किसान उस दायरे में नहीं आता, बड़े किसान के दायरे में। तो ऐसी स्थिति में जो आदमी जीवन व्यापन करता है बहुत छोटे के खेत के माध्यम में, उसको 2 पैसे का भी उस पर अगर बोझ डाला जाता है और उस व्यक्ति पे बोझ डाला जाता है जिसको फेयर प्राइस नहीं दिए जाते, तो ये जीएसटी की वजह से पहले ही दबा हुआ किसान था, कहीं ना कहीं उसका बोझ बढ़ा है और उसको रिकंसिडर करने की जरूरत है। हमने सरकार को अवगत भी कराया, हमने
तमाम चीजों की लिस्ट बना के दी है कि ये इस तरह से इन चीजों पे 28%, 18% और 12% जीएसटी है और लागत हमारी बढ़ रही है, इसको किया जाए। लेकिन किसी की चिंता खेती के प्रति गंभीरता से सोचने की है नहीं है। ठीक है, मैं जवाब दूंगा सारे सवालों का। पहले सवाल इकट्ठे कर लेते हैं। मैं एचपी यादव साहब के पास आता हूं। थोड़ा सा देर से जुड़े हमारे साथ, लेकिन बहुत स्वागत है आपका। प्रेसिडेंट हैं आप एनसीआर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। यादव साहब, किस तरह से देखते हैं आप जीएसटी को? तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो कदम रहा जो सरकार ने लिया 5 साल पहले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे यदि आप देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है, जो जब भी कोई भी देश का इन्वेस्टर ये सोचता है और ये देखता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट किस कंट्री में करनी है, तो वो ये जो टैक्सेशन था पहले हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, जो सिस्टम था सेंट्रल एक्साइज का और सेल टैक्स और ये और वो, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम हुई है जीएसटी में। लेकिन जो खामियां हैं अभी, जो खामियां जो रह गई हैं, खामियों में ये है कि घोटाले बहुत हो रहे हैं। पिछले 4-5 दिन पहले भी मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि 500 करोड़ का घोटाला, कई हजार करोड़ के घोटाले हो गए, जो लोग शायद इस पे विशेष ध्यान नहीं। पिछले 1.5 साल में 50,000 करोड़ का आंकड़ा है, बहुत ज्यादा घोटाले हो रहे हैं। और ये जो अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि भाई कि करप्शन खत्म हो गया, करप्शन बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। और घोटाले कभी भी डिपार्टमेंट की मिली भगत ना हो के डिपार्टमेंट। लेकिन सरकार कह रही कि रेवेन्यू लीकेज को हमने बहुत ज्यादा रोका है जीएसटी आने के बाद। नहीं, रेवेन्यू वो बात ठीक है, लेकिन जो घोटालों की वजह से जो लॉस हुआ है, तो ये जो भ्रष्टाचार वाली बात है, मैं इसको रिपीट करना चाह रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। और जो है वो डिपार्टमेंट से मिलके बिना डिपार्टमेंट के मिले हुए इस तरह के घोटाले कभी भी जो है वो हो नहीं पाते। और एमएसएमई सेक्टर की जहाँ तक बात है, हमारे जो है वो प्रधानमंत्री जी ने ये कल भी कहा है कि एमएसएमई सेक्टर से जो है वो 30% का रेवेन्यू आता है, बहुत कुछ है। तो ज़्यादातर जो है वो एमएसएमई सेक्टर में हमने भी ये सरकार को लिखा, बार बार लिखा, पिछले 5 साल में 2 बार 3 बार लिखा सरकार को कि एमएसएमई के लिए कोई 2 से 4% की जो है वो छूट होनी चाहिए। जहाँ पर 12 हो वहाँ पर जो है वो 10 है, 18 हो तो 16 हो, जहाँ पर 28 हो वहाँ पर जो है वो 24 हो, तभी एमएसएमई सेक्टर जो है वो डेवलप हो पाएगा। और कुछ जगह पर जो जीएसटी सरकार ने, कि जैसे एक बहुत जो है वो छोटा सा एक एग्जांपल है कि चेक बाउंसिंग होता है, उस पर 590 रुपये जो है वो कट जाते हैं। वो कई बार बैंक की गलती से कट जाते हैं, या जो है वो कई बार आईटी सिस्टम्स की भी गलती होती है, या जो कई बार जो चेक जो देते हैं या ईएमआई जो देते हैं या जो इंस्टॉलमेंट जो देते हैं, तो कभी कभी क्या है कि उसमें कारण आईटी का होता है कि भाई आईटी का जो सिस्टम काम नहीं को पड़ जाता है। हाँ, और लेकिन वो जो है उस पर 590 रुपये का लग जाता है। तो ऐसे टैक्स जो है, मतलब इस तरह के जो है वो छोटे छोटे ठीक है जो है वो चीजों पे जीएसटी नहीं लगना। ठीक है, मैं सीए साहब के पास आता हूं, अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस जो है वो कह रहे हैं कि बहुत हद तक ठीक हुआ है, रेवेन्यू लीकेज को भी सरकार कह रही है कि हमने बहुत हद तक कम किया है। तो क्या आप ये समझा जाए कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जिक्र यादव साहब भी कर रहे थे, मतलब व्यापारियों के लिहाज से, सरकार के रेवेन्यू गेन के हिसाब से टैक्स प्रणाली जीएसटी ये ठीक रहा, अच्छा रहा, लेकिन आम आदमी के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा 19-20 का ही फर्क पड़ा, बहुत क्रांतिकारी बदलाव नहीं आए? जी केशव जी, जैसा अभी जो डिस्कशन में सामने आया है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने में कि बहुत दिक्कतें हो रही हैं आम आदमी को, और दूसरी तरफ जो है टैक्स जो चोरियां बढ़ रही है, लूप होल्स बढ़ रहे हैं। तो आप ऐसे देखो कि जिस तरीके से लूप होल्स हैं, अब सरकार अगर उसे रोकना चाहती है, उसके लिए प्रावधान लाते हैं जीएसटी में, तो
सीधी सीधी बात है कि इधर दिक्कतें बढ़ेंगी, जो आम आदमी है उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि कंप्लायंसेस जो है नया है, लोग चेंज करने से डरते हैं। रेसिस्टेंस जो चेंज होता है, हमेशा नई चीजें आई हैं और हमेशा नई आती रही है। अगर आप ये कहें कि 5 साल पहले जीएसटी आ गई, मैं तो कहता हूँ अभी तक आ ही रही है। तो अभी जो है वो डेवलपमेंट फेज में ही है, क्योंकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही है, नई चीजें सामने आ रही है, लूप होल्स है, लोग ऐसे मतलब चोरी के जो है, ये जितने आपने कहा कि अभी इतने सारे रिकवर हो रहे हैं, तो ये रिकवर कैसे हो रहे हैं? ये जैसे जैसे ये टाइट करते जा रहे हैं अपने सिस्टम को, अपने डेवलप करते जा रहे हैं और आईटीसी रोक रहे हैं। बहुत बहुत सारे तरीके हैं। जैसे टैक्स आया तो पीएम साहब ने कहा था ये शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन वाली सिचुएशन है। हाँ, तो ये अभी ये डेवलपमेंट फेज में है। हाँ। मेरा भी यही मानना है कि शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन की बात है। एक बार जब सिस्टम अपने फुल फ्लेज में आ जाएगी तो डेफिनेटली ये इतना इजी हो जाएगा, ये रिटर्न फाइल करना, जो अभी तक हम कह रहे थे कि यार ये रिटर्न फाइल हो गई स्टार्टिंग में, ये तो बहुत बड़ा काम हुआ। अब धीरे धीरे आईटीसी पे आए, तो पहले प्रोविजनल पे ले रहे थे, फिर 20%, 15, 10%, 5%, अब कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं आईटीसी, जो आपको दिखेगा 2A 2B में वही आप ले सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है, तो ये आगे जाके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, और आगे जो है जो आपका जो कहना है कि जो शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन, वो बहुत ही अच्छा है। मेरा मानना ये है कि आगे आके 1 बटन क्लिक करने पे आपकी जीएसटी रिटर्न फाइल हो जाएगी। ठीक है। और ये भी इस तरीके से कि आप सब कुछ ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है। आप ई इनवॉइसिंग कर रहे हैं, आप ई वे बिल बना रहे हैं, उससे आपके ऑटोमेटिक बिल्स जनरेट हो जा रहे हैं, उसमें आ जा रहे हैं GSTR1 में, इनपुट आपके ऑटोमेटिक आ जा रहे हैं, आपके अकाउंट्स भी बैंक से लिंक है। फिर रह गया क्या, एक बार चेक करना और सेटअप, वो भी सिस्टम ऑटोमेटिक कर देगी। बाद में आप एक ओटीपी डालो, ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हैं, टैक्स कट जाएगी, ट्रांसपेरेंसी पूरे टैक्स कट जाएगी, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। ठीक है। बट जो अभी जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों में एजुकेशन की जरूरत है। जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, जो छोटे व्यापारी है, उनके समझ में ये सारी चीजें नहीं, थोड़ा सा टेक्नो फ्रीक है वही यूज कर पा रहा है, बाकी परेशानियां आती है, आम अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं और मैं शास्त्री जी से जवाब लेता हूं। शास्त्री जी, पहला तो मैं युद्धवीर जी के सवाल का जवाब आपसे लूंगा कि किसान के इक्विपमेंट्स जिस पर सब्सिडी देकर कम से कम फ्री में ही वो देना चाहिए, आप उनके इक्विपमेंट्स को 12, 18, 28% तक के टैक्स में लेकर आ रहे हैं। नतीजा, किसानों पर बोझ पहले की तुलना में बढ़ा है। ऐसा युद्धवीर जी का प्रश्न है आपसे। देखो, युद्धवीर जी जो कह रहे हैं वो मैं उसको ज्यादा गलत नहीं मानता, लेकिन ये अभी हम कह रहे हैं कि सतत प्रक्रिया चलने वाली है। एक बार कलेक्शन ठीक से कहां से कितनी आ सकती है, फिर उस कलेक्शन को किधर देना है, किधर लेना है। यदि एक तरफ किसान से लिया जा रहा है तो दूसरी तरफ किसान को दिया भी जा रहा है। युद्धवीर जी को बैलेंस देखना चाहिए कि आपकी पॉकेट में 100 रुपया है तो 100 रुपया मार्केट से जाकर वापिस कैसे आएगा, ये आप अपने घर परिवार के बारे में भी सोचते हैं। तो किसान के कुछ चीजों पर यदि उद्योग के माध्यम से मिलने वाली चीजों पर कुछ टैक्स है तो किसान को बाकी चीजों से भी राहत बहुत है। लेकिन फिर भी मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ राहत कहां है? अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से पूछूं शास्त्री जी, तो राहत कहां है? वो कह रहे हैं कि ना तो एमएसपी ढंग से मिल पा रही है, किसान की जो लागत है वो ज्यादा है, जो मुनाफा है वो कम है। देखिए, यदि आज हम इस बात की बात करें कि यदि हम पिछले वर्ष की बात करें कि सरसों का रेट क्या था, गेहूं का रेट क्या था, और बाकी एमएसपी में अपने लेवल पर तो मैं हरियाणा के सिर्फ कह सकता हूं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गैप है कि पूरे देश के किसान को एमएसपी देना, क्योंकि इस पर कभी वर्क ही नहीं हुआ। पिछले 7-8 साल से ही इस पर वर्क हुआ है कि किसान को कम से कम एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए, एमएसपी पर खरीदारी होनी चाहिए। ये हरियाणा, पंजाब को, राजस्थान को छोड़कर बाकी जगह नहीं हो रही थी। तो धीरे धीरे सिस्टम डेवलप होगा और युद्धवीर जी सुधार की गुंजाइश है, हम भी मानते हैं, और सुधार होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कहीं से ज्यादा आएगा तो कहीं देने में कोई नुकसान नहीं है। सरकार को जो कलेक्शन आती है वो देश के अंदर ही खर्च करने की होती है। यदि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, यदि उसमें हेराफेरी हो रही है, कमीशन खोरी हो रही है, तो फिर देने वाले का मन में एक बात आती है कि मैं अपनी जेब से दे रहा हूं और मेरी जेब से लूट खसुट हो रही है। आज देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से यदि किसी भी डिपार्टमेंट में हम देखेंगे तो फिजूल खर्ची पर जो रोक लगी है, कमीशन खोरी पर जो रोक लगी है,
विदेशों में कितनी चीजों के लिए जब चीजें खरीदी जाती थी तो उसके ऊपर जो कमीशन खोरी होती थी, वो सब चीजें आज कंट्रोल में, नियंत्रण में, नहीं कह सकते कि पूर्णतया है, लेकिन वो आगे बढ़ रही है। ठीक है युद्धवीर जी, आप सहमत हैं उनकी बात से? वो कह रहे हैं कि काम हम कर रहे हैं धीरे धीरे और ठीक कर देंगे चीजों को। देखिए, शास्त्री जी ने मेरे बात का दे रहे हैं किसान को, ये कहने से नहीं चलता। क्या दे रहे हैं किसान को? अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता था क्योंकि ये उस सब्जेक्ट पे बहस नहीं है, जीएसटी को लेके बात हो रही है, लेकिन इन्होंने एक बात कही है तो मैं बता देता हूँ। देने की जहां तक बात है, मैनिफेस्टो 2014 में था कि C2+50 के हिसाब से किसान की फसलों की कीमतें तय की जाएंगी, और प्रधानमंत्री जी का ये वायदा था। अनेक रेवाड़ी जब मीटिंग हुई थी उस वहां से लेके और हर जगह ये बात कही गई थी। बाद में जो कीमतें तय की गई वो A2FL के हिसाब से कीमतें तय की गई, प्रति क्विंटल उसमें 800 रुपए कम बैठता। और किसान क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है, या भाषाओं में, क्षेत्र में और बहुत चीजों में किसान की और या आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो उस आवाज को उठाने तक में सक्षम नहीं है। कहाँ दे रहे हैं? मतलब देंगे तो उसकी फसलों की कीमतें से ना, कीमतें आप दे नहीं पा रहे हैं, लागत उसकी अगर आप बढ़ाएंगे तो दे कहां से रहे हैं? और जहां तक बात ये योजनाएं कोई नई बता दें कि कोई नया ये लेके आए और जिससे किसान को आर्थिक तौर पे लाभ हो रहा है, बात आर्थिक तौर पे फायदे और नुकसान की हो रही है। तो मैंने एक सिंपल सा सवाल किया कि आप किसान के दाम नहीं देना चाहते, उसकी जो है फसलों के अगर उचित मूल्य नहीं देना चाहते तो उस पर और बर्डन तो ना डालें। बर्डन मत डालो। ठीक है शास्त्री जी। देखिए, युद्धवीर जी से मेरा आग्रह है कि किसान के प्रति एक चीज होती है संपत्ति, और एक चीज होती है उसकी संपत्ति की बजाय उसको देने की। हम दोनों कसौटी के ऊपर यदि देखेंगे कि किसान को जितना जोखिम फ्री, यानी किसान से ज्यादा जोखिम में तो आज दुनिया का कोई भी वर्ग नहीं है, क्योंकि जितने खुलेपन में, जितने अभावग्रस्त में ये वर्ग काम करता है, इतना और कोई तो वर्ग काम नहीं करता। ये संपत्ति की बात है कि उसको जोखिम फ्री करना, इसलिए उसकी खेती के ऊपर बीमा निर्धारित करना, बीमा पहले से भी था, लेकिन पर एकड़ लेकर आना और उसका रेट्स बढ़ाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिससे किसान जो है वो विविधीकरण की ओर यदि हम बात करेंगे तो किसानों को सरकार की सहायता से, ट्रेनिंग्स के माध्यम से, उनको लोन के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, अनेक ऐसी चीजें हैं जो आज किसान अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर कर रहा है। हाँ, फिर भी गुंजाइश, क्योंकि एजुकेट की है, जितना किसान एजुकेट होगा उतना वो ट्रेडिशनल चीजों को छोड़कर आगे बढ़ेगा, तो बाकी सब जगह वो भी आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि किसान नेता भी और हमारा किसान भी रिस्क कवर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके पास गुंजाइश नहीं होती, मैं इस बात को भी मानता हूं। लेकिन यदि रिस्क लेना शुरू कर देंगे, नए क्षेत्रों में जाना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से किसान उन सब चीजों से आगे बढ़ सकता है जो एक व्यापारी अपने व्यापार जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन हम थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव हो जाएगा, व्यापक चर्चा हो जाएगी। युद्धवीर जी भी कह रहे थे कि अमेरिका के अंदर जो कृषि है वो किसान नहीं करता है, कंपनियां करती हैं, वो आधुनिकता को समझता है। हमारा किसान पारंपरिक आधार पर आज भी खेती करता है, जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी उपज करके देता है। तो व्यापक चर्चा हो जाएगी उस बात की। मैं केवल आर्थिक नजरिए पर आज बात कर रहा हूं। यही चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं कि वो कंपनियों के चक्कर में ना आकर स्वयं कंपनी के रूप में डेवलप हो एक किसान, वो अपना सिस्टम डेवलप करे, जिससे कि मार्केटिंग के रूप में वो खुद मार्केट के अंदर पास आ रहा हूं। वहां कंपनियां करती हैं, हम किसान को ही अपनी मार्केटिंग के लिए मैं गर्ग साहब के पास आ रहा हूं। गर्ग साहब, दो तरह के पहलू हैं। अब आप चूंकि व्यापारी भी हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, इसलिए मैं दोनों ही सवाल आपसे पूछ देता हूं। एक तो वो है जो आप कह रहे थे कि व्यापारी होने के नाते कई सारी टैक्स स्लैब हैं, बहुत पेचीदा सारा सिस्टम बना हुआ है, जबकि इसका विरोध करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस हुआ है और सरकार भी कह रही है कि रेवेन्यू लीकेज को हमने कम किया। सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो मेरा यह है कि अगर व्यापक तौर पर इसे देखें, देश के पैसे बटोरने की क्षमता जो है वो तो बड़ी है। मेरे पास 92 से लेकर के और 2021 तक का फिगर में लेकर के बैठा हूं, चाहे आपकी सरकारें रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, सभी के कार्यकाल के दौरान टैक्स कलेक्शन का जो फिगर है, जो ग्राफ है, जो चार्ट है, वो लगातार ऊपर जा रहा है और इसका जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो 17 के बाद से थोड़ा और रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इंडिविजुअल और नेशनल दोनों हिसाब से अगर देखें तो आप किस तरह से देख रहे हैं गर्ग साहब?
केशव जी, पहले तो मैं ये उम्मीद करता था कि मेरे जो 2 सवाल हैं उनके जवाब मुझे भाजपा के प्रवक्ता से मिल जाते, लेकिन चलो आपने वो सवाल उनसे किए नहीं, उन्होंने वो जवाब दिए नहीं कि भाई एक तो जीएसटी की जो मूल भावना थी वो एक कर और एक राष्ट्र की थी, और दूसरी वैट भी अभी तक क्यों अस्तित्व में। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब आपके प्रश्नों के उत्तर पर आ जाता हूं। आप ये देखिए कि भाजपा ये चाहती है कि जो मैं आऊंगा शास्त्री सर, मैं आऊंगा, दोबारा से आऊंगा ना, आप नोट कीजिएगा सवालों को तब तक। ठीक है खैर साहब, बोलिए। शास्त्री जी, आपके और हमारे मध्य केशव जी बैठे हुए, केशव जी से वार्तालाप कर लेते हैं, वो हम उनके माध्यम से आपसे सवाल पूछ लेंगे। आप शांति रखिए, धैर्य रखिए, बोलिए साहब, क्या बोलिए। दिक्कत है। और मैं जो आप अब भाजपा की जो कार्य प्रणाली, देखिए कोई भी सुधार चाहे वो राष्ट्र के हित में है, इस देश के नागरिकों के हित में है, निसंदेह आना चाहिए और हम उसका दिल खोलकर स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि आप जो भी सुधार लेकर आते हैं उसको पूरी चर्चा के साथ, पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ, और जो इससे अन्वित या जिनका इसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है उनकी जो क्वेरीज है, उनकी जो शंकाएं है, उनका निवारण करके फिर आप किसी भी चर्चा को, किसी भी बिल को या किसी भी कानून को आप अस्तित्व में लाइए। मुझे लगता है उसके ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट निकल कर आते, उसका सरकार को भी फायदा होता और इस देश के आम आदमी को भी फायदा होता और मेरे जैसे व्यापारी को भी फायदा होता। आज 5 साल गुजर न जाने के पश्चात भी अभी जैसे शास्त्री जी स्वयं कह रहे हैं कि इसके अंदर अभी और बदलाव चलेंगे, हम और सीख रहे हैं, हम और बदलाव लाएंगे। आप बदलाव लाइए, बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। एक छोटा सा बदलाव जो इस देश का छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, हमारी भी मांग है जो हम मंथली जीएसटीआर 3 भी भरते हैं। एक टेक्निकल शब्द है केशव जी, ये हमारे जो पढ़े लिखे सीए साथी बैठे ये जानते हैं। हम जीएसटीआर 3 भी जो मंथली भरते हैं वो इतना इस तरीके का एक अमेंडमेंट बना दिया गया है कि उसके अंदर हल्की सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एक बार आपका बटन दब गया तो जो फाइल हो गया हो गया। आप जब 1100 बदलाव ला सकते हैं तो जो व्यापारियों के जो छोटे छोटे बदलाव उनकी तरह से प्रस्तावित है, उन बदलावों को लाने में आपको क्या दिक्कत है। और जैसे अभी युद्धवीर जी कह रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, वो जो C2 वाला और जो कोस्ट वाला फार्मूला चलिए वो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आय दुगनी हुई क्या? आपने ये कहा था कि 2022 तक इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपना घर नहीं होगा। क्या इस देश के अंदर हर आदमी को अपने घर दे दिया? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं केशव जी कि जो ये आज कहते हैं उसका कहते हैं कि अभी आप देखिए इसके रिजल्ट आपको बाद में पता चलेगा। अरे भाई, जो आप आज रिजल्ट और फायदे मुझे 5 साल तक भी नहीं समझ में आ रहे, तो ऐसी प्रणाली का करना क्या है? मैं छोटा सा व्यापारी हूँ, हमारे वकील, हमारे अकाउंटेंट, हमारे जो सीए, अभी आपके नीचे भी सीए साथी बैठे हुए हैं। आप ये देखना इन लोगों का वर्कलोड, मैं कहता हूँ चलो वर्कलोड, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल और इस तरीके की कर दी गई कि छोटा व्यापारी तो खत्म हो गया। अब दूसरी बात, आप जॉब रेवेन्यू की कर रहे थे, अंतिम रेवेन्यू सुन लीजिए केशव जी। अभी आपने स्वयं एडमिट किया कि पिछले 1.5 साल के अंदर कितने हजारों करोड़ का घोटाला हो चुका है। आप इस घोटाले नहीं, मैंने घोटाला नहीं कहा, मैंने कहा जीएसटी फ्रॉड पकड़ा गया है। दोनों अंतर है दोनों चीजों में। ये जीएसटी की तो अगर ये सिस्टम इतना फुल प्रूफ है, इसके अंदर कोई छेद नहीं हो सकता, इसके अंदर से कोई सुराख नहीं हो सकता, इतना हजारों करोड़ का जो गबन या जो आप कह सकते हैं स्कैम या कह सकते हैं कि चोरी, वो कैसे सरकार के नाक के नीचे हो सकती है? मेरा जो भाव है केशव जी, वो सरकार को, भाजपा के प्रवक्ता को खुले दिल से ये समझना होगा कि सिर्फ आपकी सोच और आपकी जिद के सहारे ना ये देश चलेगा, ना कोई भी प्रणाली चलेगी। इस देश के अंदर हमारे बहुत बुद्धिजीवी सीए लोग भी बैठे हुए हैं, व्यापारी वर्ग के भी बहुत जिम्मेदार और बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, जो डायरेक्ट सफर करता है। आप उसकी समस्या पूछ ही नहीं रहे हैं, आप जबरदस्ती हमारे ऊपर चीजों को थोप रहे हैं, और जो थोपी हुई चीजों का रिजल्ट है, आप ठीक है, वो हमारे हरियाणा में एक कहावत है, अंधा बांटे रेबड़ी फिर अपने को दे। आप अपने फिर थपथपाते रहिए। इस देश का व्यापारी दुखी है, व्यापार की कमर आपने तोड़ के रख दी है, और ये जो ठीक है, चलिए के अंदर हित होता, इसके अंदर कोई फायदा नजर आ रहा होता तो आप और आपके कार्यकर्ता गली गली वोट मांग रहे होते जीएसटी के नाम पर। इसको बुला नहीं दिया जाता। इन सारी बातों का आपको आकलन करना चाहिए। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं पंकज जी से जवाब लेता हूं उस वाले सवाल का जिस पर वो कह रहे थे। पंकज जी बोलिए। जी, बहुत सारे सवाल आगे मैं एक एक करके जवाब दे दी। हमारे भाई साहब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थे, इन्होंने करप्शन की बात करी थी। ठीक है, सबसे पहले उसका सबसे मेन मुद्दा है, उसके ऊपर आ जाते हैं। करप्शन कहाँ है?
एक व्यापारी है, आज कहाँ डिपार्टमेंट में किसी व्यापारी को जाने की जरूरत पड़ती है रिटर्न भरने के लिए, कहाँ उसको 38 फॉर्म के लिए किसी के पास जाना पड़ती है, किसी सीए के पास जाने की जरूरत नहीं, कहाँ किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं। वो अपने कंप्यूटर में खुद ई वे बिल जनरेट करता है 38 के लिए, नहीं तो 38 के लिए दफ्तर में रोज चक्कर काटता रहता था। ठीक है, ये मैं लो लेवल की बात कर रहा हूँ। और जो करप्शन की बात करें ना, जो ये गबन हो गया, ये सिर्फ रिफंड केसेस के अंदर है। इसमें अधिकतर एक्सपोर्ट कंपनियां आती है। इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? इसमें हमारे जैसे टैक्स कंसल्टेंट, सीए, इनकी मिली भगत से होता है और फेक कंपनियां क्रिएट करके बनाया जाता है उन्हीं की वजह से। हाँ, एक बात मैं मानता हूं, जीएसटी प्रक्रिया बहुत अच्छी थी, रजिस्ट्रेशन जीएसटी के बहुत अच्छे से मिल रहे थे, तीसरे दिन रजिस्ट्रेशन आ जाता था। मगर इन रिफंड्स की वजह से ना आज 15 दिन, 1 महीना लगना पड़ रहा है। सरकार सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए 1000 लोगों को परेशान करती है, ये गलत है। आम आदमी को रजिस्ट्रेशन तुरंत दिए जाए। वो एक फ्रॉड को पकड़ने के लिए 1000 लोगों के ऊपर आप 50 तरह के ऑब्जेक्शंस लगा देंगे, ये सरकार की गलत बात है। जीएसटी का नुकसान एक और बता देता हूं आपको, ये तो हर जगह होता है, लेकिन फ्रॉड तो है ही ना। फ्रॉड कहां, सिर्फ एक्सपोर्ट के अंदर एक आम आदमी से को तो नहीं हो रहा, एक एमएसएमई को तो नहीं हो रहा, उसको तो सी फॉर्म 38, एच फॉर्म, आई फॉर्म, पता नहीं कितने तरह के फॉर्म है। एक्साइज रिटर्न अलग से जमा कराए, सर्विस टैक्स रिटर्न अलग से जमा कराए, वेट रिटर्न अलग से जमा कराए। गर्ग साहब कह रहे थे कि इतना सारा टैक्सेस का जंजाल आकर के बुन गया है कि कंफ्यूजन हो रहा है, व्यापारी परेशान है। वो मेरे भाई साहब कांग्रेस के हैं, वो एक बात कह रहे थे कि हाँ भाई इतने सारे टैक्स स्लैब बना दिए। ये मैं ये जानना चाहता हूँ, टैक्स स्लैब्स की बात कर रहे हैं या बहुत सारे टैक्स डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं? टैक्स स्लैब तो रहेंगे, चाहे 0, 2, 5, 12। भारत में गरीब लोग भी रहता है, मिडिल क्लास भी रहता है, अमीर आदमी भी रहता है, हर तरह की अलग अलग तरह की। भारत, अमेरिका या इस तरह की ना, जहाँ पे सब लगभग एक समान है, इसलिए भारत में तो टैक्स के स्लैब अलग अलग रहेंगे। जैसे हमारे मित्र भाई है, वो मांग उनकी डिमांड है कि भाई इसके ऊपर रेट कम होना चाहिए, और कोई लग्जरी आइटम है उसके ऊपर रेट ज्यादा होना चाहिए। इनके ऊपर तालमेल तो बनाना पड़ेगा, तो रेट्स तो रहेंगे। बात यह है कि कितने सारे टैक्स खत्म करके जो एक टैक्स आ गया है, और उसकी वजह से जैसे वेट खत्म हुआ, एक्साइज खत्म हुआ, सेंट्रल एक्साइज खत्म नहीं, हुआ। वो एग्जिस्टेंस ऑफ वेट का भी सवाल पूछ रहे हैं कि वेट तो अब भी है। वेट है तो ये कांग्रेस वाले जीएसटी काउंसिल में मना क्यों नहीं करते हैं? कह रहे भाई हम अपने स्टेट में से वेट हटा रहे हैं पेट्रोल डीजल के ऊपर, वेट हटा लेना। ये इनके पास क्षमता ही नहीं है अपने जो कांग्रेस लीडर है उनको ये बात कह सके। आप गर्ग साहब, ये बात थोड़ी सी चुभने वाली है। मतलब मिल तो आपको भी रहा है, तो अपना छोड़ने को आप तैयार नहीं, छोड़ना चाहते नहीं है, जनता को रिलीफ देना नहीं चाहते, और बात आगे बड़ी करते हैं। गर्ग साहब, जब मैं बोलूं केशव जी? हाँ बोलिए। केशव जी, जब ये जीएसटी लाया गया अस्तित्व के अंदर, जब ये जीएसटी अस्तित्व में लाया गया, तो जो उसकी मूल भावना थी, मैं 2 शब्द बोल रहा हूं, 1 नेशन 1 टैक्स। एक 1 नेशन 1 टैक्स समझ में नहीं आ रहा जो अभी हमारे साथी बोल रहे थे 1 टैक्स। सर सुन लीजिए, कोई बात नहीं, मैं धैर्य से सुन रहा था, मैं भी धैर्य से जवाब दूंगा, कोई बात नहीं। हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। 1 नेशन 1 टैक्स। 1 टैक्स आम आदमी की भाषा के अंदर यह है कि एक टैक्स होना चाहिए। अब स्लैब एक हो, चलिए इसको थोड़ा और कैटेगराइज कर लेते हैं। अब वेट पे आ जाते हैं, वेट के बाद में एक्साइज पे आ जाता हूं। मैं आपको एक नई बात और बता देता हूं केशव जी, जो लीकर है, जो भी ये लीकर गोदाम से निकलकर एल्बम तक पहुंचती है, तो वो एक्साइज लगती है, उसके ऊपर कोई वैट और जीएसटी नहीं है। लेकिन जब वो बार में पहुंच जाती है तो वो वैट लगता है। तो एक्साइज भी अस्तित्व के अंदर है, वैट भी अस्तित्व में है, जीएसटी भी अस्तित्व के अंदर है। अब हमारी सरकारों की आप बात सुन लीजिए, अगर आप पहले मैं जवाब ले लूं इस बात का, मैं पहले इस बात का जवाब ले लूं वर्मा साहब से। मैं पहले इस बात का जवाब ले लूं ना, पॉइंट दर पॉइंट पढ़ते खोलते रहेंगे तो ठीक रहेगा। वर्मा साहब, मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। केशव जी, ये एक्साइज वाला सवाल छूट जाएगा। सेकंड में बात कंप्लीट। चलिए बोलिए गर्ग साहब। अब मैं अगली जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर भाजपा की सरकारें, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के साथ बैठ के बात करें, अरे और विपक्षी दलों से बैठ के बात करें, व्यापारियों से बैठ के बात करें, यहां हमारे जो सीए बैठ के आज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, इन सीए लोगों से बैठ के बात की होती। आज हम वैट की बात कर रहे हैं, आप हटा दीजिए ना वैट को, आप इसको ले आइए जीएसटी के दायरे के अंदर। आपने कौन से पहले सारे काम भाजपा की सरकार ने कांग्रेस से पूछ के किए हैं? ये कौन सा ऐसा काम है जो आप हमारे से पूछ के करोगे? आप कृषि कानून लाए, कौन सा हमारे से पूछ के लाए थे? आप अग्निपथ योजना लाए, कौन सा हमारे से पूछ के लाए हो? आप हमारे से पूछ के कुछ नहीं करते, आप इस जबरदस्ती अपनी जो हिटलर वर्मा साहब से जवाब लेता हूं, देश के ऊपर जबरदस्ती थोपते हो। ठीक है राकेश जी, मैं जवाब लेता हूं, वेट और एक्साइज वाला मैं जवाब लेता हूं। वर्मा साहब, पहले तो मेरे भाई समझते ही नहीं है कि एक देश एक कानून एक टैक्स होता क्या है।
एक देश एक टैक्स का मतलब ये होता है कि सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, वैट और आपका चुंगी टैक्स और इस तरह के छोटे छोटे बहुत तरह के टैक्सेस है। इन सब टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स जीएसटी लाया जाए, ठीक है, जो देश में आ गया है। अब इसका प्रभाव इन्होंने, हमारे भाई साहब ने इनका फायदा बताया था। कोई भी विदेश से कोई भी इंडिया के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो पहले देश में क्या टेक्निकल व्यवस्था है, टैक्स की क्या व्यवस्था है, किस स्टेट में क्या है क्या नहीं, पहले उसको आते वक्त बहुत रिसर्च वर्क करना पड़ता था। आज अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो वो उसको कोई जरूरत नहीं है, उसको मालूम है जीएसटी है, एक टैक्स है, किसी भी स्टेट में जाके वो अपना काम शुरू कर सकता है, बहुत आसानी से वो अपना व्यापार शुरू कर सकता है। और जहां तक रेट्स की बात है, रेट्स तो वो रहने ये सवाल तो सभी के ज़हन में है सर। मैं भी समझना चाहूंगा आपसे, भाई जब एक देश एक टैक्स है तो वैट और एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स क्यों लग रहे हैं? ये कांग्रेस की वजह से है ना सर। कांग्रेस से जब जीएसटी लाया जा रहा था तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बीच में जीएसटी के दायरे में ला रहे थे, सबसे ज्यादा विरोध तो इन्होंने किया था। उस वक्त इनकी तो बहुत ज्यादा राज्यों के अंदर सरकारें थी, ठीक है, तब इन्होंने विरोध किया तो सरकार को मानना पड़ा। अगर उस समय 2021 जीएसटी काउंसिल के अंदर जो प्रस्ताव आया था तब इन्होंने क्यों विरोध किया? अब चलो ठीक है, विरोध किया, स्टेट के अंदर तो पावर यूनिटी है, स्टेट के अंदर तो ये अपने वैट को घटा ही सकते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के ऊपर अपनी सेंट्रल एक्साइज टैक्सेस कम की, इन्होंने वैट क्यों नहीं कम की? ठीक है, मैं अभिषेक जी के पास आ रहा हूँ। अभिषेक बिल्कुल, अभी केशव जी सिर्फ 10 सेकंड सर, मैं आऊंगा। वो अग्निपथ वाला पॉइंट मैंने सुन लिया है, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ जानबूझ कर, वरना वो पॉइंट डिरेल हो जाएगा डिबेट। अभिषेक, मैं आपकी बात को कह रहा हूँ, वन नेशन वन टैक्स जो है वो बिल्कुल कह रहे हैं अभी वर्मा जी कि बिल्कुल है, वन नेशन वन टैक्स है। जीएसटी के अंदर में भी कई सारे एक्ट हैं, सीजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी है, जीएसटी में भी कहाँ एक टैक्स है। कंप्लायंसेस की बात करें तो बहुत सारे कंप्लायंसेस है, बहुत सारे ग्लिचेज है। अभी भी 5 साल हो गए, अभी भी डेवलपमेंट फेज में है और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ जी सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है एक ही बार में कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत कुछ है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें, अगर जैसा कि कहते हैं शॉर्ट टर्म जो पेन है वो शॉर्ट टर्म पेन अभी 5 साल तक है और आगे कितने दिनों तक चलेगी ये पता नहीं है। डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट होंगे, मुझे भी लगता है कि रेवेन्यू और ज्यादा जनरेट होंगे आने वाले 2-3 साल में या 5 साल में डबल हो जाएंगे। ये मैं मानता हूं कि हाँ रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। बट ये जो पेन है ये आप शॉर्ट टर्म इसे नहीं कह सकते। 5 साल हो गए और आज के डेट में आप ये नहीं कह सकते कि ये जीएसटी फुल फ्लेज में आ गई है, अभी भी आ रहे हैं। और वन नेशन वन टैक्स वाली जो थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतनी आसानी से आप नहीं कर सकते। बहुत प्रोग्रेसिव है सर, वो आती रहेंगी कई सालों तक। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं वर्मा जी को कहना चाह रहा हूं, जो भी लूप होल्स हैं या जो चोर है, जो जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि मैं कहीं ना कहीं से बेनिफिट ले रहा हूं, उनके लिए किसी सीए की जरूरत नहीं है। वो करते हैं, सीए को इस तरीके से इन्वॉल्व ना करें कि सीए की मिली भगत से ही चोरी करते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी मिली भगत से नहीं कह रहे, सीए का रोल कहीं ना कहीं कोई भी है, हमारे जैसे कोई भी जरूरत नहीं है। ये तो देश को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। बिना डिपार्टमेंट के होता है क्या? आप मुझे बता दो कि कोई भी जी बिल्कुल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, आज होता है, बिल्कुल होता है। आज के डेट में जितने भी आप रिकवरी की बात कर रहे हैं उसमें कहाँ डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट है? रिकवरी में डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, रिकवरी कर रही है डिपार्टमेंट। थोड़ा समय की सुई इशारा कर रही है। मैं एक फाइनल कमेंट ले रहा हूँ सभी से, एक फाइनल कमेंट मैं सभी से लूंगा, सभी के पास आऊंगा। मैं शुरुआत युद्धवीर जी से कर रहा हूँ। युद्धवीर जी, फाइनल कमेंट। देखिए, अभी ये वर्मा जी कह रहे थे कि कांग्रेस की वजह से 3 टैक्स हैं। ये जो पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप है ना, 9 साल के शासन के बाद भी कांग्रेस को लेके बैठे रहेंगे, अपनी जिम्मेवारी से बचने वाली बातें होती हैं। ये कांग्रेस जब जीएसटी ला रही थी तो बीजेपी चिल्ला रही थी और बीजेपी का विरोध पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा के देख लो, 2006-07 की बात आप और 12% से ज्यादा नहीं था टैक्स, उसमें 12% मैक्सिमम था। आप अपडेट रखा करो, मतलब देश के लोगों को मूर्ख मत समझा करो। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं नहीं बोलता आपके बीच में, मैं आपका जवाब नहीं ले रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ, आपसे जवाब नहीं ले रहा हूँ। तो वो 12% से ज्यादा टैक्स नहीं था और बीजेपी ने सदन को नहीं चलने दिया था और वो जीएसटी का विरोध किया था। आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की विरोध की वजह से, जब आप 12 से 28% तक 18% तक टैक्स लगा दिया, आज आपको रिफॉर्म में कौन रोक रहा? तो जो काम नहीं करना है वो कांग्रेस करा रही है, जो करना है वो इन्होंने तीर चला दिए। और मैं शास्त्री जी का बता दूं, उन्होंने कहा कि हमने कीमतें बढ़ाई हैं। मैं बता रहा हूं 9 साल का रिकॉर्ड, अभी थोड़ी सी फसलों का बताता हूं, बहुत लंबा हो जाएगा। खरीफ की फसल का 9 साल का बताता हूं। पैडी में कांग्रेस आई, 570 का भाव था, 1300 पे छोड़ के गई, 130% बढ़ा। एनडीए आई,
10 से लेके 2022 में गया 50% बढ़ा। 130 और 50 का अंतर है 9 साल में। 9 साल के मैं डाटे दे रहा हूं आपको। ज्वार का भाव 525 से 1500 पे वो छोड़ के गए, 186% बढ़ाया। इन्होंने 1500 से 2970 पे लेके 94% बढ़ाया। उसके बाद जो है बाजरे का भाव 525 से वो 1250 पे 138% बढ़ाया था। ये 1250 मतलब से 2350 दाम बढ़े हैं, 88 बहुत ज्यादा बढ़े। मैं ये कह रहा हूं पहले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। उसके अनुपात में उनके 9 साल में जितने दाम बढ़े थे, मेरे पास अगर शास्त्री को चाहिए शास्त्री जी को मैं भेज दूंगा। ये डिटेल है। देश के लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। झेलना अलग बात है, 9 साल में क्या अलग बात है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। शास्त्री जी फाइनल कमेंट जल्दी से। शास्त्री जी देखिए जीएसटी अपने जिस लक्ष्य के लिए किया था वो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। आम व्यक्ति को, प्रैक्टिशनर को, व्यापारी को इससे सुविधा बढ़ रही है। ठीक है। और किसी भी व्यवस्था को आगे ऐसा नहीं किया जा सकता जिसके जो बैन है, लेकिन सुधार की आवश्यकता रहती है। ठीक है। और सदा चलता रहता है और चलेगा। ठीक है गर्ग साहब, बहुत जल्दी से, समय कम है। अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है गर्ग साहब, बहुत जल्दी से। जी, मैं एक व्यंग्यात्मक शब्द बोल देता हूं। जीएसटी की आज 5वीं बरसी पर मैं व्यापारियों के प्रति सांत्वना प्रकट करता हूं। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जीएसटी ने ये शब्द वापिस लेना चाहिए। ये शब्द वापिस लेना चाहिए इसको। ठीक है शास्त्री जी, ये केशव जी शब्द वापिस लेना चाहिए। ठीक है, नहीं प्लीज नहीं सर, आप देखो गर्ग साहब, मैं व्यापारी से ही फाइनल रिएक्शन दे लूंगा इस बात। सोचना चाहिए। यादव साहब फाइनल कमेंट जल्दी से। सर, एक्साइज और वैट जो है ये खत्म होना चाहिए और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ की जो है वो चीज है। और नंबर 2, जो स्टेट्स को टैक्स, ये जो जीएसटी का जो पार्ट, जो एक तो जो सेंटर का होता है और दूसरा जो वो स्टेट का होता है, तो सारी स्टेट ज्यादातर कहती हैं उनको ये जो हिस्सा है उनका ये समय से मिल नहीं पाता। इसके वजह से जो है वो स्टेट्स की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क हो रहा है। ठीक, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम से जो कंप्लीट नहीं होते। और तीसरा ये है कि रॉ मटेरियल की जो प्राइस है स्टील, सीमेंट और प्लास्टिक 40% से 200% तक इंक्रीज हो गई है। इसमें जो है वो किसान, व्यापारी, मजदूर। ठीक है, ठीक है। पंकज जी बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से। आपके दर्शकों को एक जानकारी देना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले ही सरकार ने एमएसएमईज के लिए एक जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे अगर उनको लोन चाहिए तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उनको किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन अप्लाई करके फिर वो होगी। एक मैं सबने सोचा होगा कि भाई मैं तो बहुत तारीफें कर रहा हूँ जीएसटी की। अब मैं सबसे बड़ा नुकसान बता देता हूँ व्यापारियों को। जीएसटी का सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, उनको हो रहा है फंड्स का लॉस। जीएसटी के अंदर जैसे ही व्यापारी अपना हर महीने टैक्स जमा कराता है तो उसको 18% जीएसटी अपनी जेब से जमा कराना पड़ता है। ये उसको फंड्स का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से उसका व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जहाँ साहब बहुत जल्दी से। बिल्कुल, वर्किंग कैपिटल का जैसे वर्मा जी ने बताया, वर्किंग कैपिटल का बहुत लॉस हो रहा है। जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ब्लॉक कर दे रहे हैं, कोई अगर नहीं अपना फाइल कर पा रहा है तो उसे मिलते हैं नेक्स्ट मंथ में। तो इस मंथ के लिए वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसके लिए कुछ जरूर लाना चाहिए। बाकी चीजें जो है एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, उसमें थोड़ी सुधार की यहाँ पर जरूरत है, और सुधार बहुत ज्यादा पैमाने पर चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ध्यान में रख के करनी चाहिए बहुत सारी चीजें जो। बहुत शुक्रिया आप सभी का। शास्त्री जी, गर्ग साहब, आकाश जिंदल जी, एचपी यादव जी, युद्धवीर जी, अभिषेक झा साहब, पंकज वर्मा साहब चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए।